नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं। ये है तो काल्पनिक, पर 2025 के एक मुमकिन इजराइल ईरान युद्ध का पूरा खाका खींचती है। जी हमारे पास ये रिपोर्ट है और कुछ इससे जुड़े लेख भी हैं। हाँ, तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो काल्पनिक जंग है ये क्यों छिड़ी, क्या अहम मोड़ आए और क्या नतीजा निकला। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि दशकों की जो दुश्मनी है, परमाणु तनाव है, वो कैसे एकदम से फुल स्केल लड़ाई में बदल गया। हाँ चलिए इसी को समझते हैं। हाँ, देखिए जैसा आपने कहा, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इसकी जड़ें तो काफी गहरी हैं। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से ही हाँ, दोनों देशों के बीच तनाव रहा है। ईरान का हिजबुल्ला, हमास जैसे गुटों को सपोर्ट करना, प्रॉक्सी वॉर जिसे कहते हैं। हाँ, वो शैडो वॉर तो चल ही रहा था। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जो इजराइल के लिए हमेशा से बहुत बड़ी चिंता रहा है। हाँ, खासकर 2018 के बाद, जब अमेरिका उस परमाणु समझौते JCPOA से हट गया। उसके बाद तो ईरान ने भी अपना काम तेज कर दिया था। सही। और फिर हाल की घटनाएं भी थीं, जैसे 2023 का गाजा युद्ध, फिर अप्रैल 2024 में दमिश्क में ईरानी कॉन्स्यूलेट पर हमला। और ईरान का सीधा जवाब, उसने माहौल को और गर्म कर दिया था। तो रिपोर्ट के मुताबिक वो चिंगारी क्या थी फिर, मतलब वो ट्रिगर पॉइंट। रिपोर्ट कहती है कि जून 2025 की शुरुआत में IAEA, जो UN की न्यूक्लियर वॉचडॉग है, हाँ, उसने ईरान को नॉन कंप्लायंट यानी नियमों का उल्लंघन करने वाला पाया। और इसके फौरन बाद 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर एक बड़ा हवाई हमला कर दिया। अच्छा। ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये कोड नेम था। और बस यहीं से सीधी जंग शुरू हो गई। और फिर तो मामला तेजी से बड़ा होगा। हाँ। 13-14 जून। हाँ, फौरन ईरान ने भी जवाब दिया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन, दोनों तरफ से। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि आम नागरिक मारे गए दोनों तरफ। अमेरिका ने इस दौरान इजराइल की मदद की मिसाइल डिफेंस में। और अगले कुछ दिन 15 से 18 जून, वो शायद सबसे ज्यादा तीव्र हमलों वाले दिन थे। मिसाइलों और ड्रोन्स की जैसे बरसात हो रही थी। इजराइल ने ईरान के अंदरूनी इलाकों में परमाणु और मिसाइल साइट्स पर हमले किए। और ईरान ने भी पीछे हटकर नहीं। रिपोर्ट में जिक्र है कि हाइफा जैसे शहर पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ और बीरशेबा के एक अस्पताल, सोरोका अस्पताल, को भी निशाना बनाया गया। बाप रे, मतलब लड़ाई काफी भीषण हो गई थी। बहुत ज्यादा। फिर 19-21 जून को अराक रिएक्टर पर हमला। वो ईरान के लिए कितना अहम था। हाँ, अराक हेवी वाटर रिएक्टर उनके परमाणु कार्यक्रम का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। तो इजराइल का निशाना काफी स्ट्रेटेजिक था। और जवाब में ईरान ने तेल अवीव, यरूशलेम को निशाना बनाया। जी, बड़े शहरों पर हमले हुए। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो 22 जून को आया, जब अमेरिका सीधे शामिल हुआ। बिल्कुल। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स, उन्होंने ईरान के जो सबसे मजबूत अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने हैं, फोर्डो, नतांज, उन पर बंकर बस्टर बम गिराए। ये तो बहुत बड़ा एस्केलेशन था। हाँ, ये गेम चेंजर था एक तरह से। ईरान ने भी जवाब दिया। कतर और इराक में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी। और फिर जल्द ही युद्ध विराम हो गया। हाँ, 23-24 जून को कुछ और झड़पें हुई और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने 25 जून से सीज फायर का ऐलान कर दिया। अच्छा, अगर हम थोड़ा सैन्य पहलू देखें तो इजराइल ने अपनी एयर पावर, F-15, F-16, हाँ, और बंकर बस्टर बम, उनका एयर डिफेंस भी, आयरन डोम, एरो, उसने काफी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोका, हालांकि पूरी तरह नहीं। और ईरान की तरफ से ईरान ज्यादातर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर निर्भर रहा। फतेह 110, शहाब जैसी मिसाइलें, और उनके कामेकेज ड्रोन, शाहिद। हाँ, वो तो काफी चर्चा में रहे हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट में साइबर हमलों का भी जिक्र है। जैसे ईरान के बैंक से पाह में कुछ दिक्कतें आईं, तो मतलब हर तरह के हथियार इस्तेमाल हुए। और इस सब का मानवीय पहलू, नुकसान कितना हुआ, वो काफी दुखद था। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में करीब 24 से 28 मौतें हुई और 3200 से ज्यादा घायल हुए, ज्यादातर आम नागरिक। और हजारों लोग विस्थापित भी हुए। और ईरान में आंकड़े कहीं ज्यादा हैं। आधिकारिक तौर पर 600 मौतें बताई गईं, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट अनुमान 970 से भी ज्यादा बताते हैं। और घायलों की संख्या भी 2000 से 4700 के बीच। और इसमें अहम बात यह है कि IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सीनियर कमांडर और कुछ वैज्ञानिक भी मारे गए। ये तो ईरान के लिए बड़ा झटका होगा। निश्चित रूप से। दुनिया के बाकी देशों का क्या रुख रहा? अमेरिका तो जाहिर है इजराइल के साथ था। हाँ, अमेरिका का रोल सबसे बड़ा था। उन्होंने न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि सीधे लड़ाई में उतरे। रिपोर्ट कहती है कि फ्रांस,
जॉर्डन, सऊदी अरब ने भी थोड़ी बहुत मदद की इजराइल की, चाहे सीधे या परोक्ष रूप से। और रूस, चीन? उन्होंने हमलों की निंदा की, आलोचना की, लेकिन कोई सीधा मिलिट्री दखल नहीं दिया। यूएन में बहसें चलती रहीं, जैसा अक्सर होता है। आर्थिक असर क्या पड़ा? तेल के दाम क्या आसमान छू गए? हुर्मुज़ स्ट्रेट का क्या हुआ? ये दिलचस्प है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल बाजार पर असर बहुत बड़ा या लंबा नहीं रहा। ब्रेंट क्रूड कुछ टाइम के लिए $81 तक गया, पर फिर नीचे आ गया। अच्छा। हाँ, और हुर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो बहुत अहम है तेल सप्लाई के लिए, वो खुला रहा। ये ताज्जुब की बात है। हाँ, इजराइल की इकॉनमी पर असर पड़ा। एयरपोर्ट बंद हुए, टूरिज्म रुका, पर वो फिर भी ठीक ठाक रही। ईरान पर जरूर भारी आर्थिक बोझ पड़ा होगा, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण का। तो कुल मिलाकर देखें, ये जो काल्पनिक जंग है, ये दशकों पुराने तनाव का, खासकर ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का नतीजा थी। बिल्कुल। और इसमें हमने आज की लड़ाई के तरीके देखे, ड्रोन, मिसाइलें, साइबर वॉर। और अमेरिका का सीधा दखल निर्णायक रहा। लेकिन ये युद्ध विराम कितना टिकाऊ है, ये कहना मुश्किल है। हाँ, वो तो है। और एक सवाल जो ये रिपोर्ट आखिर में छोड़ जाती है, वो ये है कि क्या किसी एक देश का दूसरे देश के परमाणु कार्यक्रम पर एक तरफा हमला करना, भले ही उससे वो कार्यक्रम पूरी तरह तबाह ना हो, क्या ये परमाणु प्रसार को रोकने का एक नया खतरनाक तरीका बन सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे भी विचार करना होगा।